और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ब्रेक पे जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे किस तरीके से अवैध निर्माण जैसी बीमारी पूरे प्रदेश में फैल रही है। टोंक में भी ऐसी बहुत सी कॉलोनियां हैं जो तालाबों में काट दी गई हैं। ये सभी कॉलोनियां अवैध हैं। क्या ये पूरा मामला, देखते हैं ये रिपोर्ट। टोंक में अन्नपूर्णा गणेश मंदिर के सामने भूमाफियाओं ने तालाब में ही कॉलोनी काट दी। नगर परिषद के अधिकारियों को लाभ दे दिया गया, जिसके कारण वे हमेशा मौन ही रहते हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि कार्रवाई कौन करे। पानी से चारों ओर घिरे इन घरों को देखकर आप ये ना सोचे कि यह नजारा किसी बाढ़ से घिरे शहर का है। यह नजारा है टोंक जिला मुख्यालय पर अन्नपूर्णा क्षेत्र में एक कॉलोनी का, जिसको भूमाफियाओं ने अपने लाभ में तालाब की खातेदारी जमीन पर काट दिया और जनता को छोड़ दिया भगवान भरोसे। यहाँ रहने वाले लोगों की पीड़ा को सुनने वाला भी कोई नहीं है। परेशानी है हमारे को, अगर बरसात हो रही है, जब से कोई 20 बार तो यहाँ आ गए। अच्छा, कोई सुनाई नहीं कर रहा हमारी। चल जाते हैं, नगर परिषद से भी आते हैं ना, तो वो भी वापस चल जाते हैं। मेंबर भी नहीं सुनाई देता, मेंबर कुछ करने ही नहीं देता काम। 15 दिन से बराबर आ रहे हैं हम यहाँ कलेक्ट्री के अंदर भी और नगर परिषद में जाके आए थे। अब यहाँ आते तो कलेक्टर साहब ये बोलते हुए कल काम करवा देंगे आपका, और नगर परिषद से भी है कहते हुए कार्रवाई करवाएंगे हम। अब तक कुछ भी नहीं। आज गए हैं, जो जेपीसी भी गई थी, पुलिस की गाड़ी भी गई थी, तो वहाँ ना गांव वालों ने प्रशासन को भी डांट डपट के वापस भेज देते हैं, और हमारे को उधर जाते हैं तो उधर से खदेड़ते हैं। यहाँ कलेक्टर साहब के पास आते हैं तो यहाँ भी सुनाई नहीं हो रही। इन अवैध बस्तियों में रहने वाले लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। यहाँ के हालात इस तरह के हो जाते हैं कि कोई बाहर पैर ही नहीं निकाल पाता है। समाज सेवक भले ही समाज को सुधारने के कितने ही दावे क्यों न करें, लेकिन हकीकत ये है कि इनकी सुध लेने वाला कोई है ही नहीं। कलेक्टर को ज्ञापन दे रही हैं, अभी हम भी देखकर आए हैं। इनके घर पानी में आधे आधे डूबे हुए हैं। इनके घर वाले बीमार पड़े हैं, ना तो ये हॉस्पिटल जा सकते हैं, घर से निकल सकते हैं ये, और आधे डूब के निकल के ना तो इनको खाने के लिए कुछ सुविधा उपलब्ध है। ये ना बाजार आ सकते हैं ना जा सकते हैं, घरों में ही बैठे। अगर बीमार भी हो गए तो ये निकल नहीं सकते घर से। टोंक में अवैध कॉलोनियों के हालात यह है कि भूमाफियाओं के आगे यहाँ किसी की नहीं चलती है। टोंक से रवि टेलर की रिपोर्ट। तो प्रताप जी, बात अगर टोंक की जाए तो तालाब के ऊपर ही जो अतिक्रमणकारी हैं उन्होंने पूरी बस्ती को प्लॉट काट दिए हैं। वहीं शिखर जयपुर में नदी को पाट दिया। द्रव्यवती नदी थी, जिसे हमारे शाह नाला कह रहे हैं, द्रव्यवती नदी थी, उसको पाट दिया। टोंक में तालाब को पाट दिया, और शायद इनका बस चले अगर इन भूमाफियाओं को शायद हिंद महासागर को भी पाट के रख दें। ये ऐसे भूमाफिया हैं, और हमारे अधिकारी और नेता और ये भूमाफिया मिल जाए तो शायद पूरे विश्व के जो महासागर को खत्म कर डालें। इतनी जबरदस्त योग्यताएं इनमें दिखाई दे रही हैं। आखिर में हर वाटर बॉडीज को सबसे बड़ा जो नुकसान पहुंचा है, शिखर यही बात है, जब बारिश होती है तो कहते हैं कि वाटर फाइंड्स इट्स ओन लेवल, क्योंकि जो पानी है वो अपना रास्ता खुद बना लेता है जी। और केवल कब्जे करने से, उनके ऊपर बिल्डिंगें से खड़ी करने से, मकान बनाने से पानी अपना रास्ता बदल लेगा, ये पानी नहीं जानता। पानी को तो अपना रास्ता ढूंढना ही होता है। और वही हुआ जब जयपुर में भी बारिश आई, तेज बारिश आई। हालांकि वो 1980-81 जैसी बाढ़ की हालत नहीं थी, इतनी भारी बारिश नहीं थी, उसके बावजूद उससे भी बुरे हालात बन गए, क्योंकि उस पानी के रास्ते को रोक दिया था। पूरी की पूरी द्रव्यवती नदी को उन्होंने पाट दिया था। यही हाल टोंक में तालाब जो कि सारे के सारे बरसात के पानी को इकट्ठा करके पूरे साल भर चलाने के लिए उसको पाट कर आप उसमें मकान बना देंगे तो क्या पानी वहां नहीं आएगा? पानी आया है। पर यहाँ पर प्रताप जी, एक बड़ी बात ये देखने को मिली, जब टोंक के जो ग्रामीण है वो गए, शहरवासी गए कि हमारे साथ ये समस्याएं पेश आ रही हैं, हमारे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, तो अधिकारी बोलते हैं साहब ये तो अवैध है, ये तो अवैध है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, अवैध बस्ती है। यही शिखर सबसे बड़ी बात यह है कि एक अधिकारी आता है, वो 90 भी कर देता है, वो सर्टिफिकेट दे देता है, वो नक्शा पास कर देता है, वो निर्माण की इजाजत दे देता है, और वहां मकान बन जाता है, और जितना पैसा खाना है वो खा के चला जाता है। दूसरा अधिकारी आता है, जब उसकी समस्या आती है तो कहता है ये तो अवैध है, और आप और पैसा लाइए तब मैं इसको वैध करूंगा, क्या इसके लिए कोई व्यवस्था करूंगा। कुल मिलाकर ये खाने का जो कुचक्र खेल है, और पूरा का पूरा प्रशासन केवल लोगों की पीड़ा को एक प्रकार से उनकी समझकर उसको कैश करने में लगा हुआ है। ये प्रशासन इस तरह का व्यवहार कर रहा है कि जिस तरह से एक दुकानदार जो मुसीबत के समय में जो जमाखोर दुकानदार होता है वो करता है, ब्लैक में मार्केटिंग करता है। जा सकता है कि पहले तो
बीमारी दो, बीमारी बढ़ाओ, उसके बाद में दवाई भी उनको दो कि ये प्रशासन समझ गया है कि किसी भी तरह से समाज को ऐसे समस्या में डाल दिया जाए जिससे हमेशा लगातार कैश किया जा सकता है, और ये कैश का सिलसिला प्रशासन में लगातार चले जा रहा है। बिल्कुल, कैश का सिलसिला प्रशासन में लगातार चलता ही जा रहा है। प्रतापगढ़ जिले के गांव और शहरों में भी सैकड़ों अवैध बस्तियां बस चुकी हैं। अब लोग यहां के वन क्षेत्र और सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य में भी अपना आशियाना बना रहे हैं। देखते हैं इसी से जुड़ी ये वाली रिपोर्ट। प्रतापगढ़ जिले के गांव शहरों में सैकड़ों अवैध बस्तियां बस चुकी हैं। अब लोग यहां के वन क्षेत्र और सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य में अपना आशियाना बना रहे हैं। पेड़ काटकर अपना मकान और खेत बना रहे हैं। पिछले 5 वर्ष में अभ्यारण्य में सैकड़ों मकान बन चुके हैं और 8000 से अधिक लोग यहां बस चुके हैं, जबकि बिना अनुमति के अभ्यारण्य में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। आज ये अभ्यारण्य 1/3 हिस्से में शेष रह गया है। अभ्यारण्य में कई गांव बस गए हैं। हरे भरे पेड़ों की जगह सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य में अब खेत अधिक नजर आते हैं। जिधर नजर डाले वहां पेड़ों की जगह खेत, मकान, मवेशी ही दिखाई देते हैं। अभ्यारण्य में बढ़ती बस्तियों और आबादी से अभ्यारण्य का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। प्रतापगढ़ से अनुपम परदेशी की रिपोर्ट। तो ये तो देखिए हमने प्रतापगढ़ की बात, लेकिन अगर भरतपुर शहर को एक नजर से देखा जाए तो चारों तरफ से ये अतिक्रमण का शिकार ही नजर आता है। हर अवैध निर्माण यहां पर हो रहा है। देखते हैं ये वाली रिपोर्ट। भरतपुर शहर को यदि एक नजर से देखा जाए तो चारों तरफ से ये अतिक्रमण का शिकार ही नजर आता है। भूमाफियाओं के बढ़ते हौसले और प्रशासन की अनदेखी और मिलीभगत के चलते भरतपुर के नदी नाले और नहरें अब सिर्फ इतिहास में ही नजर आते हैं। फिर चाहे आवासीय भवनों में चलते व्यावसायिक प्रतिष्ठान हो या नालों पर बनी अवैध आवासीय बस्तियां, हर जगह अतिक्रमण ही अतिक्रमण नजर आता है। आनंद नगर कॉलोनी, राधानगर कॉलोनी, रुंधिया नगर, एकता विहार जैसी आवासीय कॉलोनियों तो पूर्ण तरह ही अवैध नजर आती हैं। वहीं भरतपुर की जीवन दायिनी कही जाने वाली सुजान गंगा नहर भी भूमाफियाओं का शिकार बन गई है। तो ऐसे में प्रशासन कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति करता हुआ नजर आता है। आज बाजार तोड़ने को तो प्रशासन तैयार रहता है, लेकिन आपने किस प्रकार से अवैध रूप से खाई और सारी जो जमीन चारों तरफ की जो कैनाल की है वो बेच दी है, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? चारों तरफ जो खाई के रूप में जिसको हम बोलते हैं, ये इसलिए बसाई गई थी कि भरतपुर में बरसात का पानी शहर के अंदर नहीं आया, परंतु उस खाई पे पूरी चारों तरफ आप देख लें और उस पे अतिक्रमण हो गया है। अगर ऐसे ही प्रशासन की मिलीभगत और अनदेखी के चलते भूमाफिया और अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद होते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब भरतपुर भूमाफियाओं की भेंट चढ़ जाएगा। भरतपुर से अमृता कटारा की रिपोर्ट। तो प्रताप जी, क्या प्रदेश में, क्या भरतपुर, क्या प्रतापगढ़, क्या जयपुर, हर जगह ये यही कहानी है? हर शहर की कहानी है। जब हम ट्रेन से यात्रा करते हैं तो देखते हैं कि शहर आने की जैसे ही हाट होती है तो सबसे पहले अवैध बस्तियों के दर्शन होते हैं। सबसे पहले रेल की पटरियों के किनारे अवैध बस्तियां बसना शुरू होती हैं और लगातार देखते जाते हैं कि लंबे अवैध बस्तियों के बाद कहीं शहर का स्टेशन आता है और शहर के दर्शन होते हैं। तो ये हाल सब जगह है। और जब अधिकारियों से कहा जाता है कि वो इस तरह का पेश करते हैं अधिकारी और सरकार कि अचानक जैसे अवैध बस्ती की बाढ़ आ गई है, जैसे कुकुर मुत्ते की तरह अचानक उगाई हैं बस्तियां उनके सामने। आम आदमी देख रहा है जिस चीज को अवैध बसते हुए, जो जिम्मेदार है प्रशासन वो आंख मूंद के बैठ जाता है, क्योंकि पैसों की नोट की जो चकाचौंध है वो उनकी आंख को बंद कर देती है और वो पैसों की चकाचौंध के कारण ही अवैध बस्तियां बसती जा रही हैं। पूरा का पूरा मामला पूरे देश भर में हम जानते हैं कि अवैध बस्तियों को लेकर, अवैध कॉलोनियों को लेकर, अवैध निर्माणों को लेकर जबरदस्त है। हर शहर इस समय बिगड़ चुका है। अवैध शहर के रूप में पूरा भारत इस समय अवैध शहरों का एक बड़ा देश बन चुका है और सारी की सारी जिम्मेदारी प्रशासन की है। जिम्मेदार है वो, उनको तनख्वाह इस बात की दी जाती है, लेकिन वो अवैध बस्तियों को बसाने के लिए उनको जो मोटी गड्डियों की रुपये मिलते हैं उसी के चक्कर में पूरा देश और पूरा शहर अवैध होता जा रहा है। बिल्कुल बेच दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात, सीता वन्य अभ्यारण्य की अगर बात करें जो काफी विश्वविख्यात है, उसको भी नहीं छोड़ा अतिक्रमणकारियों ने, भूमाफियाओं ने उसको भी बेच डाला। वहां पर भी कच्ची बस्तियां खड़ी हुई हैं। शिखर, ये एक ऐसा विषय है कि जब अधिकारियों की, ऐसा कहते हैं कि अधिकारियों की नजर या भूमाफियाओं की नजर और नेताओं की नजर जिस ओर जाती है, वही जो जमीन है वो वाली नजर वो पूरी की पूरी तरह से अवैध रूप से ग्रसित हो जाती है और वहां अवैध बस्तियां। इसलिए कहा जाता है, जब जो लोग, कुछ अच्छे लोग हैं वो कहते हैं कि इसलिए नेताओं को, अधिकारियों को जब
टूर पे ले जाया जाए तो जो कार के शीशे चढ़ा दिए जाएं और उनमें काली मोटी फिल्में डाल दी जाएं, जिससे नेता और इन प्रशासन के लोगों की नजर जो है जमीन पे नहीं पड़े, जिससे वहां अवैध बस्तियां आ जाएं। केवल बचाने का मुझे लगता है एक ही तरीका रह गया ये। जी, पर बड़ी बात प्रसाद जी ये है कि जिस तरीके से रह रह के उठता है प्रशासन कि हाँ ऊपर से डंडा चला तो उसके बाद में हाँ अब कार्रवाई करनी है और उसके बाद फिर दोबारा बैठ जाना है, उसके बाद होने दो। ये शिखर, ये लगता नहीं है कि उठा है, ये उसका कमाई का एक नया एक और उसको मौका मिला है कि अब जो कार्रवाई होगी उसमें कहा जाएगा कि नहीं नहीं, आपकी अगर बिल्डिंग बचानी है तो हमें इतना दीजिए, हम आपकी आधी बिल्डिंग को ही करेंगे। अगर किसी ने कहा कि नहीं हमें मुआवजा चाहिए, ठीक है आपको मुआवजा देंगे लेकिन हमें इतने चाहिए। प्रशासन अवैध बस्तियां बसती हैं तो उसकी कमाई होती है, उजड़ती है तो कमाई होती है। केवल जो दुख और पीड़ा और संताप है केवल गरीबों को भोगना पड़ता है। बिल्कुल प्रताप जी, सही कहा आपने। नागौर शहर में भी कई तालाबों की भूमि पर अतिक्रमण दिन रात जारी है। वहीं जिला प्रशासन न्यायालय के आदेशों की अवहेलना कर रहा है। क्या ये पूरा मामला, देखते हैं एक और रिपोर्ट। नागौर शहर में कई तालाबों की भूमि पर अतिक्रमण दिन रात जारी है। वहीं जिला प्रशासन न्यायालय के आदेशों की अवहेलना कर रहा है। अतिक्रमण हटाने के नाम पर मात्र खाना पूर्ति कर रहा है। वहीं जिले के डीडवाना शहर में 15 वर्ष पहले घोषित रीको के इंडस्ट्रियल एरिया का विभागीय अनदेखी के कारण आज तक विकास नहीं हो पाया है। वहीं शहर में स्थित इस रीको औद्योगिक क्षेत्र की भूखंडों पर माफियाओं की नजरें लगातार बढ़ती जा रही हैं। हाल ही में डीडवाना के रीको क्षेत्र में सोची समझी नीति के तहत औद्योगिक क्षेत्रों की जमीनों को आवंटन कराने के बाद अनाधिकृत रूप से जमीन को दूसरों को बेचने का गौरव धंधा सामने आया है। दिल्ली के एक प्रॉपर्टी डीलर यहां प्लॉट बेच रहे हैं। भूमाफिया जिम्मेदार है जो लैंड का फर्जी तरीके से अतिक्रमण करते हैं और बेचान करते हैं और आगे आगे बढ़ते हैं, अपनी हद से आगे बढ़कर गैर मुमकिन रास्ता और गोचर वगैरह पर वन भूमि पर अतिक्रमण करते हैं और वनों की कटाई भी करते हैं। सरकार कहती है कि भूमि नो जमीन देके सर्कुलर निकालती है और जब जमीन नहीं देती तो वो अतिक्रमण करते हैं। और यही हाल है शहरों का। नगर पालिका पहले ध्यान नहीं रखती, जमीन गरीबों को देती नहीं, फिर गरीब मकान बनाते हैं उसको ध्यान रखती नहीं और जब बन जाते हैं तब उनको गिराने के लिए जाती है। रीको से जमीन लेने के बाद उद्यमियों ने तय सीमा पर उद्योग नहीं लगाए, बल्कि इन जमीनों को बिना रीको को लौटाए ही बेच दिया। गत दिनों ही शहर में रीको की जमीनें बिकने के बाद चर्चाओं में आए पैम्पलेट ने हंगामा खड़ा कर दिया था। इस पूरे मामले में रीको अधिकारियों की भूमिका भी संतोषजनक नहीं कही जा सकती है। नागौर से यूनुस गैसावत की स्पेशल रिपोर्ट। तो अगर बात करें कोटा की, तो कोटा को एक आधुनिक शहर के तौर पे हमेशा से देखा जाता है, लेकिन अब कोटा में भी अवैध निर्माण लगातार बढ़ता जा रहा है। कोटा में 60 से भी ज्यादा अवैध बस्तियां हो गई हैं। कोटा हालातों पर ही देखते हैं एक और रिपोर्ट। जितना बड़ा शहर है उतनी ही ज्यादा कच्ची बस्तियां हैं। कोटा में करीब 60 कच्ची बस्तियां हैं। ज्यादातर बस्तियों की बसावट अवैध तरीके से हुई है। शुरुआत में अवैध तरीके से रहना लोगों की मजबूरी रही, तो बाद में कच्ची बस्तियां वोट बैंक में तब्दील हो गई हैं। बेबसी, लाचारी और बेरोजगारी के चलते गांव से पलायन करके तो लोग यहां आ गए, लेकिन समाज की मुख्य धारा से अभी तक दूर ही हैं। पलायन से कच्ची बस्तियों में पहुंचे ये लोग अब बेहतर जिंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं। ये जंगली हो गया, कोई नहीं रहता था। जब हमें यहाँ पर हमारा जगह वगैरह मिल नहीं मिल रहा था, इसलिए हम यहाँ पर आ गए। बस्ती में आया जब पूरा जंगल इलाका था ये, हमारे एक एक